Hi, good evening, and welcome back to my YouTube channel. My name is Pratik Gupta, and as you know that today we are going to do the fourth lecture of the stock market series. पहले तीन लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप जानते हैं उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा पहले लेक्चर की, तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द डीमैट अकाउंट कि डीमैट अकाउंट होता क्या है और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड मनी फॉर दैट। तो पहले लेक्चर में हमने बात करी थी डीमैट अकाउंट के बारे में, अलग अलग डिपॉजिटरी के बारे में, एनएसडीएल, सीडीएसएल, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो मैंने बेसिक टर्म्स के बारे में बात की थी, जैसे बुल हो गया, बियर हो गया। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था स्टॉक मार्केट सीरीज के अंदर। ठीक है। जो पिछला हमारा लेक्चर था उस लेक्चर के बाद उसमें हमने बात करी थी कि जब भी कोई कंपनी हम स्टार्ट करते हैं तो उस कंपनी को स्टार्ट करने के बाद क्या प्रोसीजर होता है मार्केट को अप्रोच करने का, जनता से पैसे रेज करने का, यानी कि हमने बात करी थी आईपीओ, एफपीओ और इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब देखिए आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है उसमें हमें डिस्कस करना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कहाँ करें। ठीक है। देखिए नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि जनता को, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको मार्केट की नॉलेज बहुत अच्छी खासी होती नहीं है कि कौन से सेक्टर अच्छे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी है, कहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं, किस कंपनी के फंडामेंटल्स ज़्यादा अच्छे हैं, किस कंपनी के फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो मान के चलिए कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे अभी जो हमने स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स के अपने सीरीज स्टार्ट किए हैं तो कुछ मैसेजेस मेरे पास आते हैं जिसमें लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखिए जैसे मेरा नंबर भी मेंशन है, मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन है, तो उसके थ्रू बेसिकली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक। उसके अलावा जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसके अलावा जैसे मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है जो जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दिया रहता है। ठीक है, जो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं जिसके थ्रू लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं। अब देखिए आज मेरे पास एक बहुत ही सीनियर एक इंडिविजुअल हैं जो एक बहुत ही अच्छे आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। उन्हें कॉल किया, उन्होंने कॉल करके मेरे से पूछते हैं कि सर ये बताइए कि अगर मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। ठीक है। अब देखिए मैंने उनको बहुत ही सिंपल से सलाह दी कि एक काम करिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं देन डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग अ कंप्लीट अमाउंट ऑफ मनी इन जस्ट वन और टू स्टॉक, सिंपली डिवाइड यू मनी इन 5 डिफरेंट स्टॉक्स। अब देखिए कौन कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस केस में मैंने तो उनको गाइड कर दिया कि आप इन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए मेरा टारगेट क्या था कि जैसे मैंने उनको जो स्टॉक्स के बारे में जानकारी दी उसमें आई मेंशन then two companies of the FMCG sector because these are the two sectors which are being very stable in case of any country, fast moving consumer goods। ठीक है। फिर मैंने उनको बोला एक जो कंपनी है जो आपकी ऑटोमोबाइल्स में है, दैट इज ऑल्सो अ सेक्टर विच इज बेसिकली डूइंग करेंटली रियली वेल। फिर एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक कंपनी का नाम दे दिया, देन आई ऑल्सो टोल्ड हिम वन ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री कंपनी इन केस ऑफ आर कंट्री। सो इन अ वे बेसिकली आई टोल्ड हिम 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। बट बिफोर टेलिंग हिम दैट व्हाट आर द कंपनीज इन विच यू कैन इन्वेस्ट, मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये था कि क्या आपके पास डीमैट अकाउंट है या नहीं है। So he said, yes, I have a Demat account. That's why, I gave him this kind of recommendation that you can simply go and invest in these companies. बट देखिए बहुत सारे लोग जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके मार्केट का फायदा उठाना चाहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग इस लीगल झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि मैं डीमेट अकाउंट खुलवाएं, बैंक अकाउंट खुलवाएं, ये सब। देखिए बैंक अकाउंट खुलवाना तो बहुत ही जरूरी है, अगर आपको किसी और भी तरीके से मार्केट को अप्रोच करना है तो बैंक अकाउंट होना तो बहुत जरूरी है। बट मान के चलिए कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना, डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे तो पहले चार्जिंग दो, पहले चार्ज दो डीमेट अकाउंट खुलवाने का, फिर उसके मेंटेनेंस के चार्ज दो, फिर उसमें अलग अलग तरह के ब्रोकरेज होते हैं, 50 झंझट है लोग जिससे वो बचना चाहते हैं। So point is what today's lecture is all about, that those people who do not want to get into the complications, they do not want to get in terms of buying the shares through the rolling settlement period like T2 T plus जो भी हमने डिस्कस किया था, उस झंझट में ना पड़ के तो देखिए एक बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है आपका म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। तो आज की क्लास में और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और क्या वाकई में म्यूचुअल फंड हमें पैसा कमा के दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्लस आप मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड जो कंपनीज हैं जिनको आप असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलती है, नॉट असेट रिकंस्ट्रक्शन, यू बेसिकली टेल देम एज एन असेट मैनेजमेंट कंपनी। व्हाई आई सेड एआरसी, बिकॉज आज जो मॉर्निंग में लेक्चर किया था, अंडर दैट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द बैड बैंक, दैट्स व्हाई दिस थिंग केम थ्रू माय माउथ। द पॉइंट इज व्हाट दीज आर बीइंग कॉल्ड एज एन असेट मैनेजमेंट कंपनीज, एएमसीज का नाम उनको आप देते हैं।
असेट मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो बेसिकली भी वो आपकी असेट यानी कि आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, इसलिए नाम दिया गया उन्हें असेट मैनेजमेंट कंपनीज। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो देखिए पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि म्यूचुअल फंड वाले आपको कमा के दे या ना दे, बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू दे आर बीइंग एबल टू अर्न लॉट ऑफ मनी फॉर देमसेल्फ फॉर श्योर। कैसे कैसे नहीं, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहली बात, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, एंड मोर ओवर आर द रियली सेफ इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्वेस्ट और नॉट। इन 4 चीजों के ऊपर हमारी आज चर्चा रहेगी, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि हमेशा ये कहा जाता है कि व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, कि जब इन्वेस्टमेंट की बात करी जाती है तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आप जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें, ओके, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें यानी कि जितना ज़्यादा उस इन्वेस्टमेंट को फैला दें उतना ही अच्छा होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि यू हैव 10 करोड़ रुपीज़ विद यू एंड यू वांट टू इन्वेस्ट दिस मनी इन दी प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इस 10 करोड़ के केवल एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें और वेट करें कि जब प्राइस बढ़ेगा तो मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा, ठीक है। बट यू नो दिस थिंग दैट इज वेरी रिस्की, क्योंकि अगर मान लीजिए उस प्रॉपर्टी के प्राइस कम हो गए देन यू विल बी इमीडिएटली इंपैक्टेड। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऑन दी अदर हैंड इमेजिन इफ आई एम सेइंग इन दिस वे कि आप इस 10 करोड़ को 2 करोड़ में 5 जगह डिवाइड करें एंड देन सिंपली इन्वेस्ट दिस मनी इन 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। अब देखिए हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर प्रॉपर्टी के प्राइस कम हो जाए और आपको लॉस हो रहा है, और बाकी 4 जगह पे अगर प्रॉपर्टी के प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है, दैट मींस दे आर इंक्रीजिंग, देन यू कैन से योर लॉस हियर विल बी कॉम्पनसेटेड थ्रू द प्रॉफिट दैट यू हैव अर्नड इन दिस 4 प्रॉपर्टीज। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो द पॉइंट इज व्हाट, if you diversify your investment then it is always better that you will be able to earn more because your risk will go down and the chances of earning will simply increase। समझ पा नहीं पा रहे हैं? अब देखिए तो म्यूचुअल फंड का काम करने का तरीका भी यही होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि व्हेन समबडी कॉल्ड मी अप टुडे एंड ही आस्क्ड कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, सो आई कैन सिंपली टेल हिम कि भैया ये कंपनी बहुत अच्छी है, 1 लाख रुपए पूरे के पूरे इसमें लगा दो। बट क्या मान के चलिए अगर ऐसा हो जाए कि अगर उस कंपनी के शेयर्स किसी वजह से गिरना स्टार्ट हो जाए, सो ही इज गोइंग टू फेस प्रॉब्लम इमीडिएटली। सो ओनली फॉर द सेक ऑफ काइंड ऑफ bypassing this particular problem, this mutual fund companies are basically being constructed। इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को बनाया गया है। अब देखिए जैसे मैंने उनको एडवाइस दी कि आप इन 5 कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, वैसे ही देखिए क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड वाले लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं विच आर बीइंग कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, जिनको इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का नाम दिया जाता है, ये बेसिकली आपको इन्वाइट करते हैं। वो कहते हैं आप अपना पैसा लेके आओ, ठीक है, हमें एक्सपर्टाइज है मार्केट में इन्वेस्ट करने की और हमें पता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करके आपके पैसे को हम बढ़ा सकते हैं, दैट हाउ वी विल बी एबल टू प्रोवाइड यू गेन्स व्हेन इट कम्स टू अर्निंग थ्रू योर मनी। आपको नहीं आइडिया है कि मार्केट में कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा सेक्टर अच्छा है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं, तो चिंता मत कीजिए, वी आर हेयर टू सिंपली हेल्प यू आउट। तो देखिए होता क्या है, जनता इनको अपनी सेविंग्स में से थोड़ा थोड़ा पैसा इनको देती है। जैसे मान लीजिए किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने कुछ और दिया। So in a way, when lot of people will provide small amount of money to one person, you can say at one place, you have huge amount of money being accumulated। अब मान लीजिए हजारों लोगों ने 5,000 10,000 रुपए भी दिए, तो उस केस में मान के चलिए कि वहां पे आपके पास एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और इनका लॉजिक क्या होता है इन्वेस्टमेंट का? इनका लॉजिक बहुत सिंपल सा होता है कि आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज के अलग अलग स्टॉक्स में लगाएं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ये आता है कि ये डिसाइड कैसे करते हैं किन स्टॉक में पैसा लगा जाए, तो सिंपली आप कह सकते हैं एज पर देयर एक्सपर्टाइज, कि इनकी जो एक्सपर्टाइज होती है उसके बेसिस पे पैसा लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखी होगी, वो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है नहीं है, ये आपको आज आइडिया लग जाएगा कि वाकई में दीज म्यूचुअल फंड्स आर एक्चुअली बीइंग गुड फॉर यू और नॉट। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब देखिए ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने मुझे मान लीजिए देयर सर्टेन पीपल हु बेसिकली हैव फेथ इन मी एंड दे सेड कि सर आप हमारा पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं मार्केट में? तो मैंने कहा ठीक है। अब देखिए तरीका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई नीड टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड, आई नीड टू गो टू सेबी फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट माय म्यूचुअल फंड कंपनी रजिस्टर। और उस कंपनी को आप बोलेंगे
असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो मुझे एक एएमसी बनानी पड़ेगी और इस एएमसी बना के मुझे सेबी के पास जाना होगा फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी ऑन योर बिहाफ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, आप लोगों ने जब मुझे बहुत सारा पैसा दिया तो मान लीजिए मेरे पास इकट्ठे हो गए, आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी विच यू पीपल हैव गिवन टू मी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो आप लोगों ने कितना पैसा मुझे दिया है मैनेज करने के लिए? 100 करोड़। सो दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल बी नोन एज असेट अंडर मैनेजमेंट। यानी कितने पैसे को मैं मैनेज कर रहा हूं? आई एम मैनेजिंग अराउंड 100 करोड़ रुपीज, सो आई विल कॉल दिस थिंग एज एन असेट अंडर मैनेजमेंट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। क्यों? क्योंकि इतने पैसा आप लोगों ने मुझे दिया है मैनेज करने के लिए, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट और द वर्ड हैज बीन गिवन हियर। ठीक, अब देखिए किसने कितना कितना पैसा दिया है उसका भी तो प्रूफ होना चाहिए। तो उसका प्रूफ होने के लिए मैं क्या करता हूं, द म्यूचुअल फंड कंपनी विल इशू यू समथिंग कॉल्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स, और उस यूनिट की वैल्यू हो सकती है 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 1, 2, 5, 10 वट एवर बी दी वैल्यू। अब मान के चलिए यहाँ पे हमने कहा कि हमारे म्यूचुअल फंड की यूनिट की वैल्यू होगी 10 रुपीज पर यूनिट। सो इन अ वे अगर मैं इतना फंड मैनेज कर रहा हूं और इतना मैंने म्यूचुअल फंड यूनिट का प्राइस रखा है, सो कैन आई से आई एम गोइंग टू इशू 10 करोड़ म्यूचुअल फंड यूनिट्स टू माय इन्वेस्टर्स। ठीक है, यानी कि मैं इतनी यूनिट इशू करूंगा। दैट मीन्स इफ समबडी हैज गिवन मी 1 लाख रुपये, अगर आप में से किसी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस केस में 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10। सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू गिव यू 10,000 म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, सो यू विल बी गिवन दिस मच अमाउंट ऑफ यूनिट्स टू यू एज ए प्रूफ कि आपने इस म्यूचुअल फंड में इतना पैसा दिया है और आपने जो पैसा दिया उसकी इतनी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दी असेट अंडर मैनेजमेंट। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, अब इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा कैसे? मान लीजिए यहाँ पे मैंने डिसाइड किया दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन लेट सपोज 40 कंपनीज, कि 40 कंपनीज में मैं आपके पैसे को इन्वेस्ट करने वाला हूं। ओके, एंड यू विल नॉट टेल मी वेयर टू इन्वेस्ट, आई विल डिसाइड इन विच ऑल कंपनीज आई वांट टू इन्वेस्ट योर मनी। तो मान लीजिए मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट लेट सपोज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस 100 करोड़ इन द शेयर्स ऑफ TCS, in the share of Wipro, in the share of Marico, in the share of Reliance, and so on. So I'll basically choose the companies in which I want to invest. और एक बात ध्यान रखिए, आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि मैं इन्वेस्ट कहाँ करूं, बट मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने आपके पैसे को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। Are you getting? तो लॉजिक सेम है, जैसे आपके 10 करोड़ रुपए को हमने 5 प्रॉपर्टी में लगाए थे, सेम वे your 100 crore rupees is basically going in 40 different companies that belongs to different sectors. तो मान लीजिए लॉजिक वही आता है कि अगर कुछ सेक्टर्स के अंदर मंदी है और उन कंपनीज के शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ अदर कंपनीज, कि मान लीजिए और कंपनीज के शेयर्स के प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? कहीं पे प्रॉफिट, कहीं पे लॉस। तो मान के चलिए होगा क्या कि आपका लॉस कॉम्पनसेट हो जाएगा आपके प्रॉफिट्स के थ्रू। आर यू गेटिंग? सेकेंड वे इज व्हाट, मान लीजिए पूरी की पूरी मार्केट में मंदी है, सारे के सारे शेयर्स गिर रहे हैं, इकोनॉमी में स्लो डाउन आया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? सबके प्राइस गिरेंगे, बट ये आप जानते हैं किसी के ज्यादा किसी के कम, तो उस केस में लॉस तो होगा, बट यू विल फेस कंपैरेटिवली लेसर लॉस बिकॉज सम कंपनीज आर गोइंग डाउन बाय some amount, little amount, and the some companies shares are being going down in a comparatively higher amount. So in a way again the loss will be there, but the loss will be comparatively less. और मान लीजिए अगर इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा चल रहा है और सारे सेक्टर्स बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? आपके म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज वट एवर शेयर्स इन विच योर मनी हैज बीन इन्वेस्टेड, जब उसका अमाउंट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर मैं कहता हूं 1 साल के बाद जिन जिन कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया था उनमें से कुछ के शेयर्स बढ़े और कुछ के शेयर्स के दाम कम हो गए, तो ओवरऑल जो असेट अंडर मैनेजमेंट था जिसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपीस थी, मान लीजिए वो बढ़ के हो गई 120 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई। एंड देन हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव 10 करोड़ यूनिट्स। सो इन अ वे द वैल्यू ऑफ एवरी म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 10 टू 12 रुपीस पर यूनिट, यानी कि आपको फायदा हो गया 2 रुपए पर यूनिट का। और 2 रुपए पर यूनिट का मतलब यहाँ पे सिंपली क्या है कि आपको करीब करीब 20% का बेनिफिट हुआ है पर यूनिट, एंड दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ बेनिफिट। बट सर एक बात ध्यान रखना है, कोई गारंटी नहीं है
जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, वो आपको इस बात की गारंटी नहीं देगा कि आपको 10, 15, 20, 25, 50% का प्रॉफिट होगा. That's why they are being simply saying mutual funds are subject to market risk. Please read the offer document before investing carefully. ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद आपको चूज करना है कि मुझे इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स में करना है या नहीं करना है. आई होप यू आर गेटिंग. तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या क्या टर्म्स हैं. असेट अंडर मैनेजमेंट, फिर आपकी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स जिसको आप बोलते हैं नेट असेट वैल्यू. ठीक है, यानी कि जो 10 रुपए यहाँ पे आपकी म्यूचुअल फंड की वैल्यू है, जो एग्जाम्पल हमने दिया है कि 1 साल के बाद बढ़ के ये 12 रुपए हो गई, तो ये 12 रुपए को या 10 रुपए को आप बोलते हैं नेट असेट वैल्यू. अब देखिए यहाँ पे असेट वैल्यू तो हमें समझ में आता है कि जितनी असेट अंडर मैनेजमेंट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एंड यू विल गेट दी एनएवी. बट पॉइंट क्या है, इसमें नेट क्या है, व्हाट इज दिस नेट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इस चीज को समझने से पहले मान के चलिए कुछ और चीजों के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा, सो दैट द थिंग्स विल बी इवन मोर क्लियर टू यू एंड वी विल बी एबल टू डिस्कस थिंग्स इन अ मोर कंपैरेटिवली बेटर वे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए, अब देखिए म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट कौन करता है. जैसे मैंने आपको बताया, एवरी म्यूचुअल फंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी, दैट इज अ लीगल पार्ट. अ म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज सेट अप एज अ ट्रस्ट विद स्पॉन्सर्स, ट्रस्टीज, an asset management company and a custodian. इन सब टेक्निकल वर्ड्स में आपको नहीं जाना है क्योंकि देखिए हमारी इन्वेस्टमेंट को इनसे बहुत फर्क पड़ता भी नहीं है. पॉइंट ये है, लीगल एंटिटी है, सेबी के अंदर रेगुलेटेड है, तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा कोई भी लेके नहीं भागने वाला है. ठीक. थर्ड पॉइंट देखिए, SEBI lays down certain restrictions on the fees that AMCs can charge for mutual funds and there is also a cap on the expense that can be added to the fund. इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं. ठीक है, बट फोर्थ पॉइंट में आप देखिए क्या लिखा है, सेबी स्टिपुलेट्स द फॉलोइंग फॉर ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड्स. एन ओपन एंडेड फंड्स नीड अ मिनिमम कॉर्पस ऑफ 50 crore rupees. अ क्लोज एंडेड फंड नीड्स अ at least 20 crore rupees corpus. SEBI checks mutual fund every year in order to make it a compliance with the regulations and guidelines. अब देखिए, दो तरह के म्यूचुअल फंड हुए हमारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड. इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देखिए है क्या, ध्यान रखिएगा. ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड वो होता है जिसको आप कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं. दैट मीन्स देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ सिंपली बाइंग इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और टू सेल इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. जब मर्जी करें आप खरीदें, जब मर्जी करें आप बेचें. क्योंकि जैसा मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि दैट पर्सन वाज हैविंग डीमैट अकाउंट, दैट्स व्हाई आई गिव दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एडवाइस टू हिम. अदरवाइज अगर उसके पास डीमैट अकाउंट नहीं होता तो मैं उससे कहता म्यूचुअल फंड्स खरीद लो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. आजकल जितने भी बैंक हमारे देश के अंदर है, मान के चलिए SBI है, एक्सिस बैंक है, येस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, जितने भी बैंक हैं, वो जो भी आपका सेविंग अकाउंट खोलते हैं वो उसमें आपको एक फैसिलिटी देते हैं जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स को परचेज कर सकते हैं. आपको अपने सेविंग अकाउंट से पेमेंट करनी है और पेमेंट करने के बाद सिंपली आप म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो नॉर्मली क्या आजकल जो बैंक अकाउंट वाले होते हैं वो आपको एक वेल्थ मैनेजमेंट का एक सेक्शन देते हैं आपके सेविंग अकाउंट के अंदर, और उस वेल्थ मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर सिंपली आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं और वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी होते हैं प्रॉपरली, और जब आपको बेचने आप उनको बेच भी सकते हैं. सो दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू हैव डीमैट अकाउंट टू सिंपली बाय म्यूचुअल फंड. बट अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड आपके पास है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड्स को परचेज कर सकते हैं. ठीक है, तो दोनों ही तरीके से पॉसिबल है. ठीक, अब सुनिए आगे. ओपन एंडेड का मतलब मैंने आपको बताया कि कभी भी खरीदें कभी भी बेच दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लोज एंडेड के अंदर क्या होता है कि दीज म्यूचुअल फंड्स आर कमिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक डेट आएगी, सामने वाला बताएगा कि मैं म्यूचुअल फंड जारी कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए म्यूचुअल फंड. दोज हु वांट टू इन्वेस्ट मनी इन दिस, दे कैन इन्वेस्ट द मनी टिल लेट्स सपोज 12 अक्टूबर, यानी कि 12 अक्टूबर तक जिसको इस फंड में इन्वेस्ट करना है वो कर लीजिए. ठीक है, उसके बाद आपको इसमें म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स नहीं बेची जाएंगे. And then they will also say कि once you will buy the mutual funds units in this particular one, then after that you can say you will not be able to sell it for the next 5 years or whatever time period they will provide.
क्योंकि मान के चलिए अगर आप 5 साल वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स है, तो यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट द टैक्स बेनिफिट इन केस ऑफ द ओपन एंडेड। ओके, सो पॉइंट क्या है, आपने खरीदा, कभी भी बेच दिया, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जब मर्जी बेचिए, ठीक है, ओपन एंडेड है, ठीक है। उसके अलावा ओपन एंडेड फंड में सिर्फ ये न्यूज आती है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे पैसा आता रहेगा वो आपके पैसे को आगे लगाते रहेंगे, म्यूचुअल फंड का साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्लोज एंडेड में आपने एक बार पैसा ले लिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जब उसमें बढ़ोतरी होगी तो उसमें आपके उस पैसे की अमाउंट का बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जो असेट एंड मैनेजमेंट है वो बढ़ता चला जाएगा। प्लस ओपन एंडेड के अंदर वो कंटिन्यूसली बढ़ता चलेगा अगर उसके अंदर इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ठीक है। तो ओपन एंडेड इज बेसिकली मोर लिक्विड, आई वुड से। आप देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप ओपन एंडेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने 1 साल से पहले उसको बेच दिया, ठीक है, और आपने उसके अंदर प्रॉफिट कमाया, तो आपको प्रॉफिट हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इस पे आपका टैक्स लगेगा करीब करीब 15% का, ध्यान रखिएगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हैज बीन अप्लाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15%। और अगर आपने 1 साल के बाद बेचा, देन यू नीड टू पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हेयर। अगर प्रॉफिट होता है तो, अगर लॉस है तो नहीं देना है, अगर प्रॉफिट है तो देन यू नीड टू पे 10% tax here. So it's totally up to the investor, in what kind of mutual funds they want to invest. Whether they want to simply go for a open-ended, which are more liquid, close-ended, that they want to simply block and they want to simply take the benefit of taxation here. Getting? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स कंपनी कैसे कमाती है, आप कमाए ना कमाए, वो जरूर कमा लेंगे, मान के चलिए। कैसे कमाते हैं देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी वाले क्या करते हैं, वो बेसिकली जितना पैसा आप उनको इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं, उनमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे बीन कीपिंग फॉर देमसेल्फ टू मीट दी एक्सपेंसेस टू रन दी असेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं द टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी इज 1%, तो मान के चलिए अगर आपने उस म्यूचुअल फंड कंपनी को 1 लाख रुपए दिया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो साहब इसमें से 1% यानी कि आपका कितना हो गया, दे विल सिंपली टेक 1000 रुपीज फॉर देमसेल्फ एज द एक्सपेंसेस दे नीड टू मीट टू मैनेज योर मनी, और बाकी 99,000 रुपीज की यूनिट्स आपको एलोकेट कर दी जाएंगी, उसके हिसाब से मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि जितना पैसा आप लोगों ने म्यूचुअल फंड वालों को दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग there is a one company who received 1,000 crore rupees for the purpose of investment that has been given by you people, और उनका टोटल एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए है 1% का, तो वो क्या करेंगे, इस 1% में यानी कि इस 1,000 करोड़ रुपीज में से 10 करोड़ रुपीज दे विल कीप फॉर देमसेल्फ, और बाकी जो आपका 990 करोड़ रुपीज होगा वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। यानी कि आप कमाए या ना कमाए, उनकी कमाई भैया होनी ही होनी है, डू रिमेंबर। और एग्जिट, और मैं आपको बताऊं जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी उनका अच्छा खासा होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द म्यूचुअल फंड, यानी कि जितना बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी बनती जाएगी, दैट मीन्स मोर अमाउंट ऑफ असेट अंडर मैनेजमेंट दे हैव, they will charge less expenses. If it is a smaller company, small amount of money they're being basically managing, they will charge more amount of expense from your money you are being giving to them. उसके अलावा दूसरा तरीका देखिए उनका कमाने का क्या होता है, वो होता है एग्जिट लोड। नॉर्मली कई बार म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करते हैं, वो आपको सिंपली बोलते हैं अगर आपने पैसा लगाया है और आपने 365 डेज से पहले अपना पैसा निकाल लिया है, देन यू नीड टू पे 1% ऑफ एग्जिट लोड। यानी कि अगर आपने 1 साल से ज्यादा पैसा उसके अंदर रखा है तो आपको 1% एक्सपेंस यानी कि एग्जिट लोड नहीं देना है। बट अगर आपने 1 साल से पहले पैसा निकाले देन यू हैव टू पे एग्जिट लोड हियर। कैसे देखिए, मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपने उसमें 90,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, और 4 महीने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो गई ₹1,00,000, एंड नाउ यू वांट टू टेक दिस मनी आउट, और आपने पैसा निकाला एंड यू सोल्ड योर म्यूचुअल फंड्स एंड यू गॉट 1,00,000 रुपी। Okay, but what they will do, instead of giving 1,00,000 rupee to you, they will simply calculate 1% of that, यानी कि जो आपका यहाँ पे
₹1000 है वो इसमें से काट लेंगे एंड दे विल गिव यू 99,000 रुपीज आउट ऑफ इट। पर वहीं पे अगर ये म्यूचुअल फंड आपने 1 साल के बाद बेचा होता तो वो आपसे एक्सेड लोट नहीं लेते। तो म्यूचुअल फंड कंपनी दो तरीके से कमाती है, ध्यान रखिएगा। आप कमाए ना कमाए, वो जरूर कमाएंगे, एंड दैट्स व्हाई दीस पीपल हैव बीन रियली रियली बिग। इसलिए आप देखिए कि जितने भी बड़ी बड़े बैंक हैं, जितने भी सारे के सारे जो भी आप मान के चलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भैया बड़ा कमाई वाला बिजनेस है, बहुत कमाई वाला बिजनेस है। ठीक है, अब देखिए कितना एक्सपेंस रेशियो है, ये देखिए। अगर आपके म्यूचुअल फंड्स का साइज 50,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, दैट मींस इफ द असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ द असेट मैनेजमेंट कंपनी इज मोर देन 50,000 करोड़ रुपीस, then they're supposed to charge 1.05% of total expense ratio, maximum that they can charge. If they want to charge less than this, then still they can charge less than this. अगर 10 से 50,000 करोड़ के बीच में है, then you know it will be this much. If it is 5 to 10,000, 1.5, 2 to 5,000, 1.6, 750 to 2,000, 1.75, 500 to 750, 2%, and if it is up to 500 crore rupees, they can charge 2.25%. इसलिए हमेशा एडवाइजेबल क्या होता है कि आप बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स हो गया, आपका प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हो गया, टाटा के हो गए, ठीक है, कोटक महिंद्रा के हो गए, बहुत सारी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पे कंपैरेटिवली आपको कम एक्सपेंस देना होता है। तो एक बात बहुत ही सिंपल सी है, हम कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो बात की बात है, क्योंकि गारंटी नहीं देंगे वो, बिकॉज दे ऑलवेज से म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। तो इनका कमाने का तरीका होता है दो तरीके से। क्या क्या? दे विल चार्ज एक्सपेंसेस एंड देन दे विल चार्ज समथिंग कॉल्ड एग्जिट लोड इफ यू आर बीइंग गोइंग आउट ऑफ दिस म्यूचुअल फंड इन एडवांस। गेटिंग? ये तो हो गई ये बात। अब देखिए म्यूचुअल फंड्स कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। देयर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड: इक्विटी, हाइब्रिड, डेट। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो लोग बहुत यंग हैं, नया नया कमाना शुरू किया है, बहुत डायनेमिक है, बहुत रिस्क टेकिंग है, वो मान के चलिए नॉर्मली इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, जिनको कमाते हुए कुछ साल हो गए हैं, 40s में है, 30s में है, यू नो, नॉर्मली आपको दिखेगा कि वो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जो लोग आपने मान के रिटायरमेंट के पास होते हैं, दैट मींस दे आर 50 और इवन प्लस, देन नॉर्मली गोइंग फॉर द डेट म्यूचुअल फंड। क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है, द हाईएस्ट रिस्क की म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली दी इक्विटी वन, दीज आर कंपैरेटिवली लेस, एंड दीज आर लीस्ट रिस्की म्यूचुअल फंड्स। आई एम टेलिंग यू व्हाई। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में देखिए क्या होता है, इक्विटी शेयर्स के प्राइस आप जानते हैं डे टू डे बेसिस पे ऊपर नीचे जाते रहते हैं। एवरी डे दे आर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बिकॉज इन द इक्विटी म्यूचुअल फंड the complete amount of your money is basically being invested in equity shares only। यानी कि 98-99% आपका सारा का सारा पैसा इक्विटीज में लगा होगा। और मान के चलिए इक्विटीज में आपको पता ही है, द प्राइस ऑफ द शेयर्स आर बीइंग गोइंग अप एंड डाउन एवरी डे, एंड दैट्स व्हाई दीज आर वेरी वेरी रिस्की। ठीक है, हाइब्रिड में क्या करते हैं लोग, दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ योर मनी इज बेसिकली इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स, यानी कि 65-66% के आसपास जो आपका पैसा है वो इक्विटी में लगाएंगे, और जो बाकी आपका रह जाएगा अराउंड 30% के आसपास, वो पैसा आपका लगा देंगे डेट में, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक एफडी, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, जो कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होती है जिनसे आपको रेगुलरली पैसा मिलता रहता है। दीज आर बीइंग कॉल्ड एज अ रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, और डेट म्यूचुअल फंड में मान के चलिए 97-98% ऑफ योर मनी, इनफैक्ट 99% ऑफ योर मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, bank FDs, corporate debentures and the other which are basically providing you fixed return। तो मान के चलिए ये सबसे ज़्यादा रिस्की है, इससे रिटर्न्स भी सबसे ज़्यादा यही मिल पाती है, और ध्यान रखिए लॉस भी सबसे ज़्यादा यही होता है। हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में मान के चलिए यहाँ पे आपको रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम मिलती है, इसलिए रिस्क भी कंपैरेटिवली थोड़ा यहाँ पे कम होता है। और डेट म्यूचुअल फंड्स लीस्ट रिस्की होते हैं और यहाँ पे आपको ठीक ठाक रिटर्न 5-6-7% की रिटर्न नॉर्मली मिलती रहती है। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं, इफ आई शो द एग्जांपल हियर देन यू विल बी एबल टू सी। 3 म्यूचुअल फंड्स का एग्जांपल देखिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी देयर इज समथिंग कॉल्ड मिराई असेट हाइब्रिड इक्विटी ग्रोथ।
अब देखिए मैंने इसी कंपनी को क्यों चूज किया आप लोगों को बताने के लिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी in which I have invested and I found them comparatively better. They are more bother in terms of taking care of investments in a better way. क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां एच हो गई और मान के चलिए आईसीआईसी हो गई, कहीं ना कहीं देखिए मुझे ये लगता है, क्योंकि मैंने जब उनकी परफॉर्मेंस देखी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की, सो दे आर नॉट वेरी कीन। जैसे होता है ना कि आदमी एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद दे बिंग लाइंग कि भैया सब कुछ अब तो हमारा बढ़िया ही चलेगा। But these are basically those who are new. I won't say they are being very old in this field, but the point is what? They are being comparatively more aggressive in terms of handling your money. Getting? अब देखिए हाइब्रिड नाम है, तो हाइब्रिड का मतलब क्या है कि आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में लगाया गया है। लाइक सी हियर, इफ यू सी, as you can see here, the equity holdings are 72.27% and the debt holding is basically your 22.22%। और पैसा देखिए कहाँ लगाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी में, ठीक है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स के अंदर जो बैंक के होते हैं, ट्रेजरी बिल्स के अंदर, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स के अंदर, अलग अलग जगह पैसा आपका लगाया गया। वहीं पे आप इक्विटी में देखेंगे तो इक्विटी में अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाया गया है। नंबर ऑफ स्टॉक्स है 70। आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग सेक्टर, रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक एंड सो मेनी अदर। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे देन यू विल बी एबल टू सी द कंप्लीट पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज इन विच दे हैव इन्वेस्टेड। अब देखिए जहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे then you will get a complete list of 70 companies in which they have invested your money। ठीक है, पेज खुलेगा, उससे पहले हम अगले वाला म्यूचुअल फंड चलिए खुल गया। अब देखिए इफ यू सी हियर you will get the 10 more company and then you will get the complete holding also। I don't know why this page is not opening, let it be that you can simply see of your own। अब देखिए दूसरा देखिए, मिराए असेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड ग्रोथ। यहां पे आपको देखने को मिलेगा that they have invested almost 99.54% of your money only in the equity। केवल इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया है, ठीक है। So you will get the name of the company, so when you click here you will be able to get the detailed portfolio analysis। Then after that अगर आप आगे बात करेंगे तो देखिए ये आया आपका डायनेमिक में डेट फंड। So if you see here, let the fund name will come, I'm going to refresh it। That is not appearing somehow। So if I'll show you something else here, so we are not able to get the information on this particular one। So let's see if instead of Mirai, if I search about the ICICI Prudential and I'll search here debt fund, okay। So if we'll go to this website, this is equity and debt, but I want to see the debt fund only। Again, I'm not getting it, the debt fund। So let me see SDFC debt fund। Now see this one, SDFC short term debt fund। So let's see what information they have given here। So as you can see, the net asset value is 25.9761, okay। The growth is 2.62% in comparison to the CRISIL 10-year gilt index। And then after that, if you see, 94.1% of your money is basically in the in the various fixed income securities। Getting what I'm trying to say? इस तरीके से बेसिकली यहाँ देखिए प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप रिटर्न्स की बात करेंगे तो रिटर्न्स देखिए कि अगर आपने एक हफ्ते पहले इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे तो उसकी वैल्यू है 9988, यानी कि आपको थोड़ा लॉस है। इफ यू हैव इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज ऑलमोस्ट 1 month बैक, देन द वैल्यू इज 10,043। 3 month में वैल्यू है 10,181, 6 months में वैल्यू है 10,138 और एक साल के अंदर वैल्यू है 10,262 रुपीज। क्योंकि इस साल मार्केट बहुत अच्छा नहीं कर रही है, बहुत वॉलेटिलिटी है, इसलिए डेट फंड्स में भी आपको बहुत रिटर्न देखने को नहीं मिले, जस्ट 2.62% रिटर्न है। बट इफ यू टॉक अबाउट द 2-year रिटर्न, देन द रिटर्न्स आर बेसिकली 8.76%। वहीं पे देखिए अगर आप इक्विटी, यहाँ पे अगर हाइब्रिड फंड की आप रिटर्न्स की बात करेंगे, सो इन केस ऑफ हाइब्रिड फंड, इफ यू टॉक अबाउट दी returns here, let me show you।
So if you've invested 10,000 rupees almost a week back, then it is 9917. एक महीना 9963, 3 महीने पहले इन्वेस्ट किया था, सो यू हैव अराउंड 11,206, अ रिटर्न्स ऑफ 12%. अब देखिए, जिन्होंने 1 महीने पहले इन्वेस्ट किया था उनको लॉस है, और जिन्होंने 3 महीने पहले इन्वेस्ट किया था उनको यहाँ पे फायदा है ऑलमोस्ट 12%. And those who invested 6 months back, they have a return of only 3.9%. That means they are getting 10,390 rupees. Getting? वहीं पे देखिए, अगर आप इक्विटी फंड की हम यहाँ पे बात करें, दैट इज अ कंप्लीट इक्विटी फंड. इफ यू सी हियर, द ग्रोथ in 3 months it is 14%. If you invested 10,000 rupees, it is 11,417, and if you invested 1 month back, it is 9,865. तो देखिए, पहली बात तो ये कोई गारंटी नहीं है. कई बार देखिए ऐसा भी होता है, तुक्का लग जाता है कि कई बार किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, और उसके बाद वो बढ़ता ही चला गया और मार्केट आपकी बहुत अच्छा परफॉर्म करी, वो बढ़ता ही चला गया. और कई बार ये भी देखने में आया कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में सडनली कुछ प्रॉब्लम्स हो गई और वो गिरती चली गई. जैसे मैं यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ. 2020 की बात है, व्हेन दी कोविड-19 पेंडेमिक वाज गोइंग ऑन. मेरे पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स पड़े थे और मार्केट दैट टाइम वाज अराउंड 46,000 ऑफ द BSE सेंसेक्स. मुझे लगा यार मार्केट बहुत चढ़ गई है, आई डोंट थिंक द मार्केट विल गो एनी फर्दर, एंड आई सोल्ड द म्यूचुअल फंड्स एंड आई अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ओवर देयर. और उसके बाद देखिए आज मार्केट है ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज. तो अगर वो म्यूचुअल फंड्स मैंने उस टाइम नहीं सेल किए होते, okay, so obviously you can say the amount will be much higher, but that is not a problem, because the market is what market is all about, that sometime you will earn more and sometime you will earn comparatively less. So there is no point to be kind of bother about it. क्योंकि देखिए, अगर आप यही सोचते रह जाएंगे ना मार्केट में कि मैंने यार ज्यादा कमा लेता, कम कमा लेता, ऐसा होता वैसा होता, तो देखिए वो होता, वो तब की बात है. द पॉइंट इज what you earn, that is the reality. Getting what I'm saying? So you never need to be bothered about कि ऐसा होता तो क्या होता. You need to be kind of more concerned about कि मुझे आज इतना मिल पाया, तो उसके लिए I need to plan accordingly in the upcoming time. ठीक है? तो मार्केट में देखिए एक चीज जो है वो म्यूचुअल फंड्स है, जिसके अंदर आप अगर आप सेफ तरीके से खेलना चाहते हैं, that you're not very much person who is not into doing the analysis and the other thing, then it is always better to simply go for the mutual fund. but ध्यान रखिए, गारंटी नहीं है, ठीक है. म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के कमाने की गारंटी जरूर है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द गारंटी ऑफ योर अर्निंग्स, देन आई एम टेलिंग यू देयर इज नथिंग अश्योर्ड बाय द कंपनी. क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए 4 साल के बाद अगर आपके म्यूचुअल फंड की कीमत कम भी हो गई है, क्योंकि आई एम टेलिंग यू देयर आर सर्टेन म्यूचुअल फंड्स इन विच आई इन्वेस्टेड, दो आई एम इन प्रॉफिट ओवरऑल ऑल द टाइम, बट द पॉइंट इज व्हाट, उनमें भी कई बार मान के चले कुछ म्यूचुअल फंड्स के दाम गिर गए हैं, एंड इवन आफ्टर वेटिंग फॉर अ ईयर, 2 year, and even 3 year, I earned losses there. Okay, but the point is what, losses were not really high. I would say 2%, 3% of the losses have been there, but the point is what, there is no guarantee about it. So point is what, ये होता है आपका पूरा म्यूचुअल फंड्स का काम करने का तरीका. ठीक है, आप खरीद सकते हैं कभी भी, बेच सकते हैं कभी भी, in the open ended, in the close ended, only at a one particular point of time, but you will be able to get what, you will be able to get a taxation benefit over there. ओके, चलिए आज की क्लास में इतने डिस्कस करेंगे. व्हेन वी विल कम फॉर द नेक्स्ट क्लास, विल डिस्कस अबाउट दी फर्दर थिंग्स कि और मार्केट में क्या क्या होते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट. जैसे अगली क्लास में मैं बात करूंगा आपसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में. ओके, एंड देन आफ्टर दैट वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द गुड सेक्टर्स, दैट व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग एज एन इंडिविजुअल इन द स्टॉक मार्केट व्हेन यू वांट टू बाय द शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. चलिए जल्दी ही मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर. बट प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. ओके, मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. और जैसा कि आपको पता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट यू नीड टू सिंपली गो देयर एंड यू कैन सिंपली सब्सक्राइब ओवर देयर. देन आई हैव आल्सो गिवन माई इंस्टाग्राम चैनल डिटेल्स, दैट यू कैन ऑल्सो गो, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी बाय सर्चिंग माई नेम ऑन LinkedIn also. So there also I am kind of available, so you can simply go there and you can also find me. Okay, and then I'm also there on the Facebook with my page name is Indian Economy for IAS by Pratik Gupta, so you can also search me there. ठीक है, तो मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं रेगुलरली मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ कि कब कौन सा वीडियो आने वाला है, कब कैसे है कैसे नहीं है. और आपके स्क्रीन पे जो आपको जो लिंक दिख रहा है टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज जो सब्सक्राइब्ड हैं, दैट इज रियली गुड एंड रियली थैंकफुल टू दोस पीपल, बट जोस हु आर नॉट सब्सक्राइब, प्लीज क्लिक ऑन दैट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल
to get the regular video about the economics and moreover some interesting topic also. चलिए, take care, see you soon, bye bye.